बॉलीवुड की जहां तक बात है, ऑन अ सीरियस नोट, शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड को, और बॉलीवुड के डेज आर नंबर्ड। बॉलीवुड के अंदर जो कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस हैं, उन्होंने इस बॉलीवुड को अपने लिए इस्तेमाल किया, पैसे कमाने के लिए, इस देश के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए, अंडरवर्ल्ड का पैसा लेकर के मुगलों का महिमा मंडन करने के लिए, गुंडों का, आतंकवादियों का महिमा मंडन करने के लिए, और इस देश के सच को ना दिखाने की उन्होंने कसम खा के रखी हुई है। जब भी देश के विरोध में नैरेटिव आता है, निकल करके बाहर आते हैं ना, हैशटैग ट्रेंड कराते हैं, पिक्चरें इनकी आती हैं, उस पर हैशटैग ट्रेंड कराते हैं, विदेशों से हैशटैग ट्रेंड होते हैं, राना अयूब जैसे लोग आ जाते हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल जैसे ही विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बनाई, इनको सबको तकलीफ हो गई। इन्होंने बोला कि इसको बॉयकॉट करो, इससे इस देश का सौहार्द खत्म हो जाएगा, इस देश के अंदर दंगे हो जाएंगे, इस देश के अंदर लड़ाई हो जाएगी। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। हाँ, एनडीटीवी ने 6 महीने पहले बोल दिया था, लिख दिया था कि द कश्मीर फाइल इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। 6 महीने पहले सपना आया था, आप लोग मतलब क्या हो। और उसके बाद जब विवेक रंजन अग्निहोत्री कॉल्ड आउट देयर हिपोक्रेसी, तो उन्होंने वो वर्ड, शब्द वहां से हटा दिया। ये सारे लोग हैंड इन ग्लव्स हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर जो जिनोसाइड हुआ था, हिंदुओं के ऊपर जो जिनोसाइड हुआ था, हिंदुओं की जो प्रताड़ना हुई थी, उसको दिखाया जाए और लोगों को सच्चाई पता चले। ये जो करते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात बोली अपने भाषण में, जब उन्होंने बोला कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर के घूमते हैं, वो लोग पिछले 8-10 दिन से द कश्मीर फाइल्स के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जिहादियों ने जिस प्रकार का नरसंहार किया था, उसको मत दिखाओ। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये फिल्म की बात नहीं है, ये इस देश की सच्चाई की बात है, ये नरसंहार की बात है, ये उनके दुख की बात है, जो 32 साल तक उस दर्द को ये अपने अंदर रखा, और ये खून से लथपथ इतिहास की बात है। और अगर आपको ये लगता है कि आप इससे अच्छी फिल्म बना सकते हो, तो बना दो ना। कह तो रहे हैं शिकारा बनाई ना, इतनी अच्छी सच्चाई वो कह रहे हैं हमने दिखाई, क्या जरूरत थी विवेक को। देखिए, अब बहुत अच्छा आपने किया, विदु विनोद, मैं तो नाम लेती हूँ, मेरे को नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है। विदु विनोद चोपड़ा, जो इंसिडेंटली कश्मीरी हिंदू हैं, उन्होंने शिकारा बनाई, और शिकारा को इतना, मतलब शिकारा के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, जिनोसाइड को, उन्होंने एक लव स्टोरी में तब्दील कर दिया। एक लव स्टोरी उन्होंने दिखा दी। मतलब जहां पर बच्चों, एक माँ के सामने उसकी बेटे का सर धड़ से अलग करके उसके सामने उसके बेटे का सर फेंक दिया गया, व्याभिचार हो गया। पिता के सामने बेटी का व्याभिचार हुआ, वो इनको लव स्टोरी दिखाई देती है। और उसके बाद बोलते हैं कि माफ कर दो और मूव ऑन कर जाओ, माफ कर दो और मूव ऑन कर जाओ। इतने बड़े नरसंहार को बिट्टा कराटे ने जो किया उसको माफ कर दें, यासिन मलिक ने जो किया उसको माफ कर दें, जो खड़े होकर के बेरहमी में अल्लाह अकबर के नारे लगाकर, जिहाद के नारे नाम पर पाकिस्तान की शरण में, पाकिस्तान से ऑर्डर लेकर के कश्मीरी हिंदुओं को स्वतंत्र भारत के अंदर उनकी धरती पर मार दिया, और ये कहते हैं कि से सॉरी एंड मूव ऑन। शेम ऑन यू। और फिर आप लोग कहते हो कि हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडा बरदार हैं, हम अपने आप को फिल्म मेकर कहते हैं। अरे फिल्म का मतलब समझ में आता है? फिल्म वो होती है भाई साहब, जो किसी के दर्द, सच्चाई का चरित्र चित्रण करती है, जो समाज के अंदर एक क्रांति लाने की कोशिश करती है, जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं चलचित्र, यानी कि फिल्म। ना कि जाकर के हॉलीवुड की एक स्टोरी या साउथ की एक स्टोरी चुरा करके फिक्शन बनाओ, उसमें एडल्ट कंटेंट दिखाओ, उसमें झूठ दिखाओ, मुगल डालो, डॉन डालो, अंडरवर्ल्ड डालो, हसीना पारकर डालो, गंगूबाई काठियावाड़ी बनाओ, और उसके बाद हमारे पैसे लूटो और अपने अकाउंट्स भरो, और उसके बाद बोलो कि हम बहुत बड़े हम जो है ना फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। पर जब कश्मीर फाइल्स की बात आए, तो उसको एक इतने बड़े जिनोसाइड को लव एंगल में दिखा दो एक लव स्टोरी। सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। सेक्युलरिज्म, बिल्कुल सही कहा, सेक्युलरिज्म मजबूत होता है इनके दिल में, सेक्युलरिज्म मजबूत होता है इनके दिमाग में, और उसके बाद जो इनके दिमाग की कलुषित और गंदी सोच है ना, उसको सेक्युलरिज्म की चिपकी लगा लगा के इन्होंने इस देश का सर्वनाश करने में कहीं पर भी कोई जगह नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, बाय द वे मैं बता देती हूँ, जब भी सनातनियों के कोई त्यौहार आते हैं, तो उसके बाद इनका खुद का नैरेटिव आरंभ हो जाता है। आप सोचो ना, ये आज से थोड़ी ना चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन मैं तो साधुवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को। जब वो पिक्चर देखते हैं ना, तो दिल, मतलब मेरा तो फट गया था। मुझे ऐसा लगा कि कैसे हो गया इतना सब कुछ इस देश के अंदर, हिंदुओं के साथ स्वतंत्र भारत के अंदर इतना कुछ हो गया, और 32 साल से बेचारे वो अपने दुख को किसी के सामने बयान भी नहीं कर पाए। और उसके बाद ये झूठे लोग ये आकर के बोलते हैं कि कश्मीरी हिंदू झूठ बोल रहा है, कश्मीरी हिंदू अपनी मर्जी से घर छोड़ करके आ गया। और मेरे को बड़ा दुख होता है, मेरी खूब ज़बरदस्त ट्रोलिंग
जबरदस्त ट्रोलिंग कि आप द कश्मीर फाइल को कैसे क्यों प्रमोट कर रहे हो, कितने पैसे आपको विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिए हैं ममता काले, ये बताओ कितने पैसे दिए हैं। सुनो ममता काले, तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ 2 रुपये यूट्यूबर्स जो भी हो तुम, और खुद को जो मीडिया कर्मी बोलते हो, समझ में आ गए। इस देश के साथ अगर गलत हुआ और उस पर बोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर बोलेंगे। राणा आयोग करें, अब हम गुजरात फाइल्स बना रहे हैं ना, हम बताएंगे असली सच्चाई क्या होती है। देखिए नाम किसका ले लिया आपने, मूड खराब हो गया। राणा आयूब, राणा आयूब पत्रकारिता पे और पत्रकारों के नाम पर बहुत बड़ा वाला धब्बा है, एक ऐसा नासूर है हिंदुस्तान पर जिसको मतलब शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। राणा आयूब, गुजरात फाइल्स तो बाद में बनाना, पहले ये बताओ कि जो क्राउड फंडिंग करी थी तुमने और जिसको जेब में रख लिया, सारा माल मत्ता खा लिया, उसका हिसाब किताब कहाँ है, वो हिसाब बता दो। उसकी फाइल खोल दो, पहले अपनी फाइल खोलो, अपने क्राइम की फाइल खोलो, अपने क्राउड फंड की फाइल खोलो, बाकी फाइल्स बाद में खोलना, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता आपको यह हक नहीं देती है कि इस देश के किसी भी सच को आप दिखाओ, क्योंकि आप में वो ताकत ही नहीं है। ये बिके हुए लोग हैं। ये तो वो हैं जो वो विदेशी 2-4 पेपर्स हैं, उसमें फोटोज भी यहाँ पर कोविड के समय पर जहाँ पर चिता जल रही होगी ना, किसी का परिवार उजड़ गया, वहाँ की चिता की फोटो ले जा करके ये लोग बेचते हैं, उसके ये पैसे लेते हैं। ये गुजरात की गोधरा हत्याकांड की सच्चाई बताएंगे। गुजरात फाइल्स बोला है तो ठीक है, गुजरात फाइल्स की जब बात होती है तो गोधरा की बात होती है। गुजरात फाइल्स इनका मतलब होता है गोधरा। तो एक काम कीजिएगा महोदया, गोधरा में कार सेवकों के साथ क्या हुआ था, किसने शुरुआत करी थी, क्यों वो नरसंहार हुआ था, वहां से शुरू करना अगर सच्ची हो तो, फिर गुजरात फाइल्स की कहानी पर बात करना। दूसरा जो ये लोग बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा 32 साल तक इन्होंने किया था जितेंद्र। प्रोपेगेंडा कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर इन लोगों ने चलाया, जब ये तमाम लोग तब भी और अब भी ये बोल रहे हैं कि कश्मीर से हिंदुओं ने अपनी मर्जी से पलायन किया था। कोई जाता है अपना घर छोड़ के, इनमें से कोई गया है अपना घर छोड़ के, कोई छोड़ता है अपना घर अपनी मर्जी से। ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू इसलिए निकल गए वहां से क्योंकि उनको दिल्ली और बाकी जगह में नौकरियों के बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, जमीन मिल रही थी। राणा आयूब और इनकी जितनी भी ये तमाम ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, तख्ती गैंग, सूडो लिबरल, ये कुछ नेता अभिनेता, ये जितना भी इनका है, और कुछ बिके हुए बाय द वे विदेशों में बैठे हुए कुछ बिके हुए, वो कौन है, वो यूट्यूबर्स, वो तमाम लोग जिनको खरीद लिया गया है। इनसे ये पूछो कि कश्मीरी हिंदू जिन जिन रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं वहां गए हैं कभी, उनकी हालत देखिए कभी, खाने के लिए नहीं है उनके पास। जब वो रिफ्यूजी सेंटर्स में भी रहते थे वहां पर भी उनको मारा गया, और ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इनको दिखाई देता है गिरजा टिक्कू की आहें, चीख चित्कार जो आज भी उस घाटी के अंदर गूंज रही हैं। गिरजा टिक्कू जी के परिवार वालों से सुनिए, जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी जितेंद्र, उसके बाद उनके परिवार वालों के इंटरव्यूज देखिए, उन्होंने जो लिखा है सोशल मीडिया पर उसको पढ़िए। जब पढ़ते हैं तो आंसू निकलने लग जाते हैं। परिवार बोलता है कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हमने सबसे पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री को धन्यवाद दिया, और निवेदन वो करते हैं कि इस पिक्चर को जरूर जाके देखिए, क्योंकि ये हमारी सच्चाई है। ये गिरिजा जी तो हमारे घर की बेटी थी, हमारी माँ थी, हमारी रिश्तेदार थी, उसकी सच्चाई है, जाके देखिए। गिरजा टिक्कू, मैं इसको याद दिला देना चाहती हूँ छद्मवेशियों को कि गिरजा टिक्कू एक ऐसी बेटी, एक ऐसी महिला, एक ऐसी कश्मीरी हिंदू जो नौकरी करके अपना जीवन चलाती थी, अपना परिवार चलाती थी। जब काम से वापस आ रही थी तो इन जिहादियों ने, इन आतंकवादियों ने JKLF के नाम पर, जिहाद के नाम पर पाकिस्तान के साथ मिलकर के पहले उनका अपहरण किया, उसके बाद उनके साथ गैंगरेप किया और महिला जिंदी औरत को आरी से कटवा दिया। ये प्रोपेगेंडा है। ये जाएं, चीखें सुने, कौल साहब की चीखें सुने। कौल साहब के परिवार की घटना उनके परिवार वाले बता रहे थे, और वो बोल नहीं पा रही थी माताजी, पूरी तरीके से रो रही थी। वो कह रही थी कि वो मेरे रिश्तेदार और उनके साथ जो उनका बेटा वो मरा, वो मेरा कज़न, उनके परिवार के फर्स्ट कज़न उनके, वो बता रहे थे कि बुला करके ले जाया गया कौल साहब और उनके बेटे को, और उसके बाद पहले इन जिहादियों ने उनका एक एक अंग को काटा, उसके बाद उनकी आंखें निकाली और फिर जिंदा टांग दिया। और ये बाय द वे, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पिक्चर के अंदर आपको दिखाई देंगी। आप सब लोगों ने पिक्चर देखी है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता हैं, मलिक उनका नाम है, उन्होंने कहा कि मैं तो जेनोसाइड मानता ही नहीं, जो पलायन हुआ उसके लिए कश्मीरी पंडित खुद ही जिम्मेदार। देखिए, चोर कभी ये बोलता है कि मैंने चोरी करी है? चोर कभी आज तक आपको कोई ऐसा चोर, कोई ऐसा आतंकवादी, कोई ऐसा भ्रष्टाचारी, कोई ऐसा नामाकूल मक्कार आदमी दिखा है जिसने ये बोला होगा साहब मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैंने चोरी करी? अनिल देशमुख ने बोला मैं चोर हूँ, बोला मैं भ्रष्टाचारी हूँ? कैसे बोलेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिन्होंने ये जिनोसाइड कराया, हैंड इन ग्लव्स थे ये लोग,
कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके आपको क्या लगता है ये इतनी हत्याओं को करवाने के बाद बोलेंगे कि इन्होंने हत्याएं करवाई हैं? ये इसमें शामिल थे? किसकी सरकार चल रही थी उस वक्त? किसकी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही थी ना। कौन थे वहां पर मुख्यमंत्री उस वक्त? ये जो मिस्टर मलिक हैं, इन्हीं के आका, इन्हीं के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। तो मतलब जिन्होंने करवाया है वो मान लेंगे, वो सच्चाई एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमने किया। इनको तो तकलीफ हो रखी है ना आज। मगर उमर अब्दुल्ला तो कहते हैं पापा तो थे ही नहीं उस समय, उस रिजाइन तो दे चुके थे। अब देखिए क्या है, मजबूरी है ना, पिताजी हैं, राजनीति की दुकान बंद हो रही है। लेकिन मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, पहली बात आप एक काम कीजिए, आप ये बताइए कि आपका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। आज आपके पास जो अरबों करोड़ों की वेल्थ है वो वेल्थ कहाँ से आई है? पहला आप मेरे ये प्रश्न का जवाब दीजिए। दूसरा आप ये बताइए कि आपके परिवार के बच्चों ने तो विदेशों में बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करी, और सेम जो केस है वो है दूसरी जो मोहतरमा है महबूबा मुफ्ती, उनके बच्चे सबके विदेशों में पढ़े। आप जो है खुद नेता बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपने कश्मीर के बच्चों के हाथों में किताब देने के बजाय पत्थर क्यों दिए? धारा 370 और 35A को क्यों नहीं हटने दिया? क्यों उनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी करी? दूसरी बात आप ये बताइए। और तीसरी और जरूरी बात, जो आप झूठ बोल रहे हो आज, जब आप लोगों की फाइल्स खुल रही हैं, ढोल की पोल खुल रही है, आपकी सच्चाई 32 साल के बाद निकल करके बाहर आ रही है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत फेक चीजें हैं, इस पिक्चर में बहुत झूठ है, इस पिक्चर में। तो तथ्य आप दिखा दो ना, सच्चाई आप दिखा दो। आपकी तो उस वक्त सरकार चल रही थी और आप नहीं दिखाते हो। आप अगर नहीं सच बताते हो तो मैं आपको सच बताती हूँ, सुनिए आप। और हिंदुस्तान की जनता, आपके चैनल की तो बहुत रीच है ना, सबको पता होना चाहिए कि 19 तारीख को एक बहुत बड़ा खेला रचा गया था। 19 तारीख 1990 में, 19 जनवरी को, 18 जनवरी को मुख्यमंत्री साहब कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जी रिजाइन कर देते हैं। 18th को रिजाइन करते हैं और 19 को खेला होता है, जिनोसाइड का एक हिस्सा होता है, जिनोसाइड होता है। 18 को मुख्यमंत्री रिजाइन करते हैं और बिना फॉर्मली हैंडओवर किए हुए, किसी को भी कार्यभार बिना दिए हुए निकल करके भाग करके चले जाते हैं। कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा करता है? और उससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? जितने भी कश्मीर गांव थे जहां पर कश्मीरी हिंदू थे, वहां से सारे के सारी जगह से सीआरपीएफ यानी कि सिक्योरिटी हटा दी। जब कमिश्नर ने बोला कि सर ऐसा मत कीजिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी बात नहीं सुनी, सीआरपीएफ हटाई, रिजाइन किया, चले गए, राज्यपाल के लिए वेट नहीं करी। और आज ये बोलते हैं कि जगमोहन जी वहां पर थे, राज्यपाल के तत्वाधान में ये सारी चीजें हुई हैं। झूठ बोल रहे हो आप मिस्टर उमर अब्दुल्ला, झूठ बोल रही है आपकी सरकार, क्योंकि राज्यपाल साहब वहां पर उस दिन थे ही नहीं। आपके पिताजी ने फॉर्मली हैंडओवर नहीं किया, आपके पिताजी ने कश्मीरी हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया जिहादियों के हाथ। और जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद ये जिहादी टेक ओवर कर लेते हैं सारी मस्जिदों को। वहां से अनाउंसमेंट होती हैं, या तो कन्वर्ट करो या भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, और उसके बाद नरसंहार होता है 19 को। मतलब ये कोइंसिडेंस है, 18 को मुख्यमंत्री जाए रिजाइन करके और 19 को इतना बड़ा नरसंहार हो जाए। आपको क्या लगता है कि सबके आंखों में पट्टी बंधी हुई है? लोगों को सच समझ में नहीं आता है। ये इतना बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी रक्त रंजित होली 32 साल तक छुपाई गई, और उसके बाद जब हिम्मत करी एक माँ भारती के बेटे ने, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, जिनको थ्रेट पे थ्रेट आ रहे हैं, वाई सिक्योरिटी अब मिली है, उन्होंने जब सच्चाई दिखाई, तो आप कह रहे हो कि ओ ये पिक्चर तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस पिक्चर को बैन कर दो, इस पिक्चर का बॉयकॉट कर दो, कोई मत देखने जाओ। आप होते कौन हो भैया? ये नया भारत है, आप समझिए कि आप नए भारत के साथ डील कर रहे हैं। ये देश सिर्फ अब सच्चाई देखेगा और सच्चाई के साथ खड़ा होगा। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन लोगों ने तमाम मिल करके ये कहानी गढ़ी है। उसमें नेता हैं, उसमें अभिनेता हैं, उसमें छद्मवेशीज हैं, तख्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, और ये अपने आप को जो खुद को मीडिया कर्मी बुलाते हैं कुछ, उसमें से अरे हाँ उसमें से एक मोहतरमा का तो भैया जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मौजों में मौज कर रही हैं आजकल वो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं उनका लेना देना है नहीं। मौजों में आजकल वो घूम रही हैं, बाल कटे हुए हैं। अक्सर कोविड काल में दिखाई देती थी अपना एक लैपटॉप सा ले करके चिताओं के आगे बैठी हुई। उन मैडम ने कितना बड़ा नैरेटिव झूठ और फेक फैलाया था कश्मीरी हिंदुओं के बारे में। बोला कि ये तो वहाँ पर प्लम्प पोस्टिंग्स में बैठे रहते थे, इन्होंने तो बहुत वहाँ पर राज किया। मतलब इतना झूठ इन लोगों ने बोला है, और आज जब सच्चाई निकल करके आ रही, इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, तो ये डरे हुए हैं। मैम बड़ा सवाल यही है, चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे अभिनेता हो, इतना समय लग गया है इसे बनने में भी, और जब चीज़ें दिखती हैं तो क्यों नहीं चाहते कि ये चीज़ें बाहर निकले? और देखिए, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा सवाल है कि जो सिखों का नरसंहार हुआ उसको तो सब जानते हैं, मगर 1990 को क्या हुआ इसको कोई नहीं जानता। क्यों ये चीज़ें छुपाई गई? देखिए, सच्ची सी बात ये है कि इस देश के अंदर
इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो सेक्युलरिज्म का झंडा बरदार करते हुए घूम रहे हैं ना, उन्होंने इस्लामोफोबिक का झंडा भी बरदार किया है। उन्होंने इस्लामोफोबिया का एक बहुत बड़ा नैरेटिव इस देश के अंदर चला करके इस देश को दो धड़ों में विभाजित करने की कोशिश करी है। इनको मैं ये बताना चाहती हूँ, हो गया भारत पाकिस्तान, जो होना था वो हो गया है। इस देश के अंदर इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बुनने की कोशिश करी जिसमें यह बोला गया कि जो 90 में हुआ था वो कुछ नहीं था, उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, हिंदुओं ने अपनी मर्जी से किया और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी मारा था। ये इन्होंने नैरेटिव पूरा बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि ये सच कभी भी इस देश का नहीं दिखाना चाहते। इंटरनेशनल फोरम में देश को बदनाम करना हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, उस वक्त इनकी जो इच्छा थी, चाहे वो नेहरू जी के समय पे थी, किसने लगाई थी धारा 370-35 से, क्या जरूरत थी? कश्मीर हमारा मुकुटमणि है ना, आपने उसको अलग क्यों किया? क्यों छोड़ दिया आपने उसको पाकिस्तान के भरोसे? एक तरफा लड़ाई चल रही थी, ये भी बताना जरूरी है। जब पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी हमारी जांबाज फौज, तो नेहरू जी ने हमारी जीतती हुई आर्मी को रोक दिया और उसके बाद पीओके उनको गिफ्ट में दे दिया। और उसके बाद से कश्मीर नासूर बन गया। इतनी फौज हमारी वहाँ पर मरी, इतने सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई, बच्चे वहाँ पर आतंकवादी जिहादी बन गए। 90 के दशक के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो गया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनकी मिली भगत थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए इन लोगों का दिल धड़कता था। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का विलय करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि नहीं, कश्मीर तो अलग देश है। ये चाहते ही नहीं थे कि चाहते क्या, ये मानते ही नहीं थे कि कश्मीर भारतवर्ष का हिस्सा है। तो इसलिए इस सच्चाई को एक सिस्टमैटिक तरीके से इन सब लोगों ने मिल करके इस देश के अंदर से छुपा करके रखा, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है इन तमाम लोगों के ऊपर केसेस चलने चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस भी तो ये कह रही है, इतने 100 लोग ही तो मरे थे, इतने हजार मुसलमान भी तो मरे, उसकी चर्चा है ही नहीं। ये भी नैरेटिव बताया जा रहा है। देखिए, जहां तक केरल कांग्रेस का सवाल है, हाँ बिल्कुल डिलीट हो चुका है। जहां तक केरल कांग्रेस का सवाल है और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पहली बात तो ये है 10 लोग भी कांग्रेस के अंदर अब रह नहीं गए हैं। 10 जनपद की ये पार्टी बन गई है। आपने तो पूरा यूपी बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है और झंडे गाड़े हैं आपने। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ है, कितनी सीट मिली हैं? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली को कितनी सीट मिली हैं? ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर इस देश का विभाजन किया है अपनी राजनीति चलाने के लिए। और अगर वो आज द कश्मीर फाइल्स के बारे में ये बोल रहे हैं कितने लोग मरे, देखो, एक मरा हो, 4000 मरे हों और 5 लाख लोग बेदखल हुए हों, मृत्यु होती है। आपके मन के अंदर जो हिंदुओं के प्रति जो नफरत थी और जो इस्लामिक फोबिया और इस्लाम का जिहाद इन लोगों ने वहाँ पर चलाया था, उसके बारे में बात की जाएगी। जो ये कहानी ये बेशरम लोग, झूठे लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना एक नरसंहार के ऊपर, इनको शर्म नहीं आती है? इनको दुख नहीं होता है? और फिर ये बोलते हैं कि हम इस देश के अंदर राज करेंगे, इस तरीके का पूरा नैरेटिव बिल्ड करके। बहुत शर्म की बात है। जहाँ तक मेरे को कई बार ना कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कांग्रेस पार्टी तो वो है जिन्होंने सिखों का नरसंहार कराया। कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला को अपना सपोर्ट देकर के वहाँ पर इन्होंने ये नरसंहार कराया। कांग्रेस पार्टी जो इतने सालों तक 84 के दंगों में चुप रही, 90 के दंगों में चुप रही। कांग्रेस पार्टी जिसने एक्चुअली दिल्ली फाइल्स भी बनाई है। एनटीसीए के दंगों में क्या हुआ? 1990 में, हाँ सॉरी, जिनोसाइड हुआ। और दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे वो दिल्ली फाइल्स भी तो इन्होंने ही बनाई थी ना। किसने बोला था आर पार की लड़ाई होगी? और उसके बाद दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे एंटी-सीएए के नाम पर। तो ये जो तमाम, और ये एंटी-सीएए, ये धारा 370-35 के नाम पर जो कहते हैं खून की होलियां, खून की नदियां बहाई जाएंगी, ये सब क्या है? ये क्या है? ये हिंदू फोबिया बनाम इस्लामोफोबिया का है। ये दिखाना चाहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है। इस देश के अंदर इस्लाम के विरोध में लोग हैं, माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ गलत हो रहा है। अरे इस देश के अंदर जब से आज़ादी के बाद से माइनॉरिटीज़ की तरक्की हुई है, माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है। और आपके पाकिस्तान में, आपके बोल रही हूँ मुंह पे, आपके पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुओं की परसेंटेज पता करो, 1 या 2% में है। हर दिन हिंदू महिलाओं के साथ व्याभिचार होता है, हिंदुओं के मंदिर वहाँ पर तोड़े जाते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलता है। आज यहाँ पर इस देश के अंदर ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ये देश आज भी उस तहजीब को मानता है, लेकिन सेक्युलरिज्म की जो चिपकी लगा करके इन्होंने इस देश का नरसंहार, ये जो 90 के नरसंहार की कहानी को छुपाने की कोशिश करी है ना, वो भैया अब नहीं होगा।